ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम इन्वेरियंस ऑफ आयलर लैग्रांज इक्वेशन पढ़ेंगे। अ, इसका मतलब क्या है और बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये इन सारे सवालों का जवाब हम इसमें देंगे। तो अभी तक जो हमने फंक्शनल्स पढ़े हैं वो उनमें यही है कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वाई प्राइम। ठीक है। और जो डोमेन हम यूज़ करते थे दैट वाज कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है। तो अब कभी कभार कोऑर्डिनेट्स चेंज करने से हमारी सिंप्लिफिकेशन इजी हो जाती है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब सिंप्लिफिकेशन या कैलकुलेशंस कर रहे हों या किसी प्रॉब्लम को डील कर रहे हों तो वो कंपैरेटिवली इजी होता है टू एक्स वाई या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सिमिलरली कभी स्फेरिकल कभी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, तो उनमें वर्क करने से बाज़ औक़ात जो है वो सिंप्लिफिकेशन या रिज़ल्ट्स आसान हो जाते हैं। तो यही क्वेश्चन अराइज होता है आयलर लैग्रांज इक्वेशंस के बारे में भी, कि अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं तो उससे हमारे पास जो आयलर लैग्रांज इक्वेशंस हैं उन पर क्या असर पड़ता है। ठीक है। तो ये हमारे पास मेन आज के लेक्चर का मेन यानी नोट है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट से ट्रांसफार्मे के बज़रिया ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं तो उससे आयलर लैग्रांज इक्वेशंस तो चेंज नहीं होती। सो जिस तरह की इस लेक्चर की हेडिंग में है कि इनवेरियंस ऑफ आयलर लैग्रांज इक्वेशन है, यानी इनवेरियंस है, चेंज वेरी नहीं कर रहे, चेंज नहीं हो रहे। सो इनफैक्ट इस टॉपिक में हम यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी यू वी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं तो इन रिज़ल्ट जो है वो आयलर लैग्रांज इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोऑर्डिनेट चेंज करने से। इन आयलर लैग्रांज इक्वेशन इनवेरिएंट रहती है बाय चेंजिंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सो लेट दैट वी सपोज दैट the set of variables x y be transformed to another set of variables u v, and this transformation is generally given like in this form कि हमारे पास जो x है वो भी u v का फंक्शन है और y भी u v का फंक्शन है। तो इन दैट केस हम इस पूरे एक्सप्रेशन को बनाने की कोशिश करते हैं इन टर्म ऑफ u एंड v। ठीक है। उसके लिए ये जो स्टेप लिखा हुआ है डी एक्स एंड सो ऑन, उसके बाद डेरिवेटिव्स है, इसको शुरू करने से पहले आप यहाँ जो मैंने हिंट दिए हैं कैलकुलस बाय अर्ल सोकोस्की चैप्टर नंबर 12 और साथ में पेज नंबर 10-12 ये सारा कुछ गिवन है कि ये सब कुछ आप कैलकुलस में पढ़ चुके हैं। दैट इफ़ यू हैव दिस w फंक्शन ऑफ x एंड y and you want to calculate this dw differential of w, and if this point xy changes from this point 1 to this new point, then what will happen to this differential। तो उसका तरीक़ेकार है, फार्मूला ये है कि आप इस डी डब्ल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल वाई इंटू डी वाई। एग्जैक्टली यही चीज़ जो है हमने यहाँ भी की है। That is dx is equal to partial x over partial u, because now independent variables are u and v. So this is partial x over partial u into du plus partial x over partial v into dv। और इस पार्शल x ओवर पार्शल u को हमने अपने आसानी के लिए एक्स यू लिख दिया और डी यू अपनी जगह पर है। एग्जैक्टली
वी लिख दिया और डी वी साथ लिख दिया। और इसी तरह से हमने यही कैलकुलेशंस वाई के लिए भी फाइंड की। ठीक है, तो आपके पास जो फंक्शनल है, पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोशंट कैसे आया। तो ये कोशंट स्ट्रेट अवे इस फंक्शनल के अंदर ओल्ड फंक्शनल में चूँकि हमने पुटिंग करनी है, तो वो देखें वाई प्राइम है, तो वाई प्राइम आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, और डी एक्स और डी वाई आपने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, दिस एंड दिस। सो सिंपली इनको डिवाइड कर दें तो आपके पास ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास आ जाएगी। एंड डी एक्स इज़ दिस वन एंड दिस इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन दिस एक्सप्रेशन। सो स्ट्रेट अवे हम इसको यहाँ ये लिख देंगे। ठीक है, और जो x था वो भी चेंज हो गया, अब सब कुछ u v में जा रहा है, तो आपके पास जो फंक्शनल f बनेगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ u v एंड v प्राइम जो है उसकी जगह आपके पास जो y प्राइम था, इनफैक्ट हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में ही पुटिंग की है, बट सिंस नाउ x इज़ फंक्शन ऑफ u v, तो इसीलिए मैंने x और y दोनों की जगह पर हमने यू वी लिख दिए, और जो y प्राइम है उसकी जगह हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करते हैं कि इसी में से आप डी यू कामन कर लेते हैं। ठीक है, डी यू निकालेंगे बिकॉज यू नीड, सिंस यहाँ पर डी एक्स है और एक्स वाज द independent variable in the old coordinate system, so now our independent variable in this new coordinate system is u, so that is why we must need derivative with respect to u। इसीलिए हमने इसको कॉमन कर लिया, डी यू को निकाल दिया। सो हमारे पास जो लास्ट में फंक्शनल बना ये वाला, अब इसमें अगर आप गौर करें तो x की जगह u है, v की जगह y की जगह v है, और फिर आगे जो y प्राइम है उसकी जगह डी वी बाई डी यू है। तो हमारे पास टोटल जो न्यू फंक्शनल बना, इसी तरह से जो लिमिट्स हैं ये भी चेंज हो गए यू वन यू टू में जो गिवन थे एक्स वन एक्स टू में। ठीक है, तो आपके पास नया इंटीग्रल बना ये वाला। अगर आप गौर करें तो दिस इज़ इंटीग्रल फ्रॉम यू वन टू यू टू एफ वन। अच्छा, इस पूरे को हमने यानी नए नोटेशन में एफ वन में लिख दिया। so that is f1 of uv and dv by du into integral into du। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में अगर आप गौर करें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय नोटेशन के, और इसके लिए हमें आयलर लैग्रांज इक्वेशन मालूम है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी पैटर्न से, यानी यहाँ पर एक तरह से पूरी कैलकुलेशंस बनती है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी हमें ये यहाँ मालूम है आयलर लैग्रांज इक्वेशन, और यहाँ सिर्फ नोटेशन का फ़र्क है इसमें, तो हम स्ट्रेट अवे उसी के रिजेम्बलेंस में आयलर लैग्रांज इक्वेशन इन टर्म ऑफ यू वी लिख देंगे। ठीक है, ये वाले। तो इनफैक्ट ये जो लास्ट ये जो स्टार बॉक्स में जो स्टेप बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई वेरिएबल से यू वी वेरिएबल सिस्टम में जाने से आपके पास जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन है वो इनवेरिएंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। मींस कि अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज भी कर दें तो आयलर लैग्रांज इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास आज के टॉपिक में ये थ्योरी है। अब आगे इनको यूज़ कैसे करें, इसके इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या हों, तो ये फर्दर एक एग्जांपल है, इसमें कुछ काम दिया गया है। ये फंक्शनल है और आपसे कहते हैं कि 0 0 से 1 1 तक इस फंक्शनल का एक्सट्रीमम आप फाइंड कर दें। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं बाय द यूजुअल वे इन 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 वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो हम आयलर लैग्रांज इक्वेशन और सारा कुछ लिखते हैं, तो वी रीच दिस स्टेप। ठीक है, ऐसे इक्वेशन 1, और ये जो
ये जो लास्ट स्टेप है, इसमें अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि वेरिएबल कोफिशेंट्स का है, ठीक है। तो बाय द सर्टन change of variables or by certain transformation you will see कि ये जो complicated equation है वेरिएबल कोफिशेंट्स वाली, ये रिड्यूस हो जाएगी एक सिंपल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। सो टेकिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी। बाय द वे यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि इन केस अगर इस टॉपिक से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है यू वी वाली, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है। अनलेस कि ये बिल्कुल ही ट्रिवियल हो, अदरवाइज़ ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन होगी कि यूज़ दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द डिज़ायर्ड कैलकुलेशन इन आयलर लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपको गिवन होगी। एनीवेज, जब यू चूज़ एक्स square to be this, y square to be this, and you do some calculations, this one and this one, so your given functional f जो है वो नए वेरिएबल्स में कुछ यूँ बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये 1/2 इसमें से कॉमन करें, सिंप्लीफिकेशन करें, सो यूर f in term of uv is this one which is in fact f1, ठीक है। और now for this new variables, by taking the functional f1 you again apply the Euler-Lagrange equation since they are invariant, तो इस फंक्शनल के लिए भी ओल्ड वन ही काम करेगा, ठीक है। so you get this and this Euler-Lagrange equation and then you simplify this, so you get this equation, ठीक है। and then when you have this equation, ये इट्स इंटीग्रेटिंग, ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। सो स्ट्रेट अवे यूज़ दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। आगे ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जिस मेथड से भी सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं। तो जो बुक वाले ने किया है उसने इसको लीनियर कह के तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना के वो मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, और इससे उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला है ये वाला, ठीक है। ओके, so you have this solution, and since v is y square, so your y square is in fact this one, hmm? In term of and also x square is u, so ये सारी चेंजेस इसमें करके वापस इस इक्वेशन से हम अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स में इसमें आ गए, ठीक है। और जो इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको आप यूज़ करके आप स्ट्रेट अवे अपने इस एक्सट्रीमम कर्व के ऊपर आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़, ये आप इसको थोड़ा सा पढ़ें, साथ में ये कैलकुलेशन अपने हाथ से उतारें ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इसको यहाँ कुछ थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन और भी इसने की है, सी कि ये अगर नेसेसरी हैं तो कर लें, अदरवाइज़ आई थिंक दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ a question for you. This is question number 17, and आपने इसको ट्राई करना है, फिर आप मुझे बता दें कि इसमें कहीं कोई आप लोगों को कोई मसला हुआ तो। यहाँ पर आपको जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो साथ साथ गिवन है, एक्स इज़ लॉग यू एंड वाई इज़ वी, ठीक है। इनको लेके इस फंक्शनल को लेके हम देखें कि इसमें क्या सिचुएशन बनती है, और अगर आप इसको कर सकें तो आप मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इन केस अगर कहीं किसी को मसला है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आज का लेक्चर था।
आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जब आप इसको देखें और सुने, तो आप साथ साथ नोट्स बनाएं अपने, और कहीं पर अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप हमें बता दें, हम कोई लाइव सेशन इसके लिए अरेंज करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर सिंपल है तो फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप लोगों को इसका जो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।